हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बाल विकास के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं आपके बीच। जो हमारी परीक्षाएं चल रही हैं सीटेट की, उसी से संबंधित ये प्रश्न हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इस वीडियो में। आप इसको प्रश्न को हल करेंगे और महसूस करेंगे कि ज़रूर हमने कुछ पाया। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस, परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय और मीडिया जो है ये द्वितीयक कारक के भूमिका निभाते हैं और प्राथमिक कारक जो होते हैं दोस्तों, वो प्राथमिक कारक जो है घर परिवार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसमें जो दोस्तों नकारात्मक जो आंसर होगा वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमसे जो पूछा जा रहा है वो सकारात्मक चीज़ें पूछी जा रही है मित्रों। इसलिए हम लोग सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान देंगे। शारीरिक दंड बिल्कुल बच्चों को नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद निरंतरता तुलनात्मक मूल्यांकन ये भी नहीं करेंगे। सिर्फ 2 और 3 होगा, इसलिए ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मित्रों, आपकी स्क्रीन पर लिखा है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? सांस्कृतिक उपकरण, यहाँ दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि सांस्कृतिक उपकरण और सांस्कृतिक की बात किसने की थी? सांस्कृतिक उपकरण की बात तो देखते हैं अल्बर्ट बंटूरा, बी.एस. स्किनर, लेओ वाइगोत्स्की, जीन पियाजे। तो सांस्कृतिक उपकरण या सामाजिकता की जहाँ बात आए दोस्तों, वहाँ लेओ वाइगोत्स्की महोदय को हम लोग जरूर मारेंगे। अगर ऑप्शन में है तो 99% इन्हीं को सही होने का संभावना होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा है दोस्तों, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से आगे है। ऑप्शन अनुबंधन द्वारा अर्जित हैं, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित हैं, यंत्रवध याद करने पर आधारित हैं, प्रबलन पर केंद्रित हैं। तो आपको बताना है संरचनावादी अधिगम ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अवबोधन की प्रक्रिया। ठीक है, किस पर? अवबोधन की प्रक्रिया पे, अगर संरचनावादी ढांचा है तो उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? यंत्रवध याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। तो इसमें जो है दोस्तों छात्र केंद्रित शिक्षा क्या है, आपको यही बताना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। क्या? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। लिखा है, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। उसके बाद है दोस्तों, अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तकों को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग है। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। नहीं, नकारात्मक बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। इसलिए हमारी जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा मित्रों, ऑप्शन नंबर बी, यही सबसे अच्छा आंसर है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। जब व्यक्तिगत बच्चे की जो आवश्यकता पूरा करेंगे तो अच्छे से अधिगम करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मित्रों, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? आपको बताना, बार बार यंत्र अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं अवसर उपलब्ध करके परिचर्चा के लिए,
एक व्याख्यान देकर के प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अन्वेषण और अवसर उपलब्ध करके परिचर्चा करेंगे उस पर। उसके बाद ये जटिल अवधारणाएं बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। आगे है ऑप्शन आपका, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायता होता है। बच्चे के अधिगम में सहायक नहीं है, बच्चे की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। तो जो प्रगतिशील कक्षा शिक्षण अधिगम के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन ये बताता है, जो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे हमें छात्र की जानकारी मिल जाती है कि उसका अधिगम किस स्तर तक सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है, घटित होता है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में, किशोरावस्था एवं वयस्कता में, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था में। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, शैशवावस्था एवं जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, इसमें शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देशन उपलब्ध कराकर, रटने पर आधारित परीक्षा देकर, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, वे प्रश्न देकर जिसमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा मित्रों, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे हैं उनमें उनको चुनौतीपूर्ण कार्य दिया जाए और उनकी निरस्ता को दूर किया जाए। ठीक है, अगर आसान इन्हें देंगे आसान चीज़ें तो उनमें निरस्ता आ जाती है, इसलिए उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य देंगे प्रतिभाशाली बच्चे को और सृजनात्मक बच्चे को, तो उनमें ज़्यादा आनंद से वो अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, बच्चों को सहानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देके, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर। नहीं, इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बच्चों को सहानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार और मंथन करके, जब विचार मंथन करेंगे तो बच्चे जो है अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, दार्शनिकता कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। तो इसमें मित्रों जो समावेशी शिक्षा है वो कहती है कि सभी बच्चे एक समान हैं और उनको समान अधिकार है सभी के साथ एक साथ पढ़ने का, लिखने का, हर चीज़ के खेलने कूदने का, सभी का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा मित्रों। इसमें ऑप्शन नंबर बी, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पर, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है।
अधिगम आवृत्त संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवाद याद करने की प्रक्रिया है। तो संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों इसमें? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा मित्रों। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की एक प्रक्रिया है। अधिगम जब तक हम लोग सक्रिय होकर नहीं सीखते हैं, जब तक हम लोग अधिगम सक्रिय होकर नहीं करेंगे, तब तक हमें ज्ञान नहीं आ सकता है मित्रों। ठीक है, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 14 है मित्रों, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को चाहिए। एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा, एक गुण और समाधान साधन, एक रुकावट समझना। नहीं, जो भी नकारात्मक हैं इसमें हम लोग काट दें। एक समस्या तो नहीं है ये, अगर बहुभाषिकता है, कक्षा में बहुत सारी भाषाएं वाले बच्चे हैं तो उसमें वो समस्या नहीं है। ये व्यवस्थागत मुद्दा है, नहीं ये नहीं है। ये रुकावट समझना, ये भी नहीं, ये भी नकारात्मक है। एक गुण और साधन, इसमें क्या होता है कि अध्यापकों को भी अलग अलग भाषाएं सीखने की मिलती है और अलग अलग चुनौती भी होती है अध्यापक के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आगे लिखा है संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं, केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणितीय सोच से आबाद हैं। तो इसमें जो हो जाएगा मित्रों, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। जीन पियाजे के अनुसार जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे होते हैं वो 12 वर्ष से 18 वर्ष के आयु को ही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं मित्रों, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो उसमें परिकल्पनात्मक मतलब वो कल्पना ज़्यादा करते हैं और निगमात्मक चिंतन भी ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरण में होता है। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। तो जो लेव वाइगोत्स्की महोदय हैं, इनके अनुसार दोस्तों अगर ये क्वेश्चन लेव वाइगोत्स्की कहीं भी इनका नाम आ जाए तो आप लोग सीधा ये ना कि भाषा संबंधी या सामाजिक संस्कृति जैसे शब्द लिखे हों तो वहीं ऑप्शन सही होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांति उत्पन्न करता है। तो उदाहरण और गैर उदाहरण जो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अवधारणा और परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। ठीक है, बच्चों को उदाहरण और गैर उदाहरण देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट। तो इसमें जो होगा मित्रों, इसमें ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, ठीक है। जो आंशिक दृष्टि वाले बच्चे हैं उनके लिए अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। यही जब छोटी चीज़ होगी तो जो वैसे भी उनके आंशिक जो दृष्टि है, जो वो बेचारे कम देख पाएंगे, तो वो क्या पढ़ेंगे। इसलिए छोटी नहीं, वो बोलती स्पर्श सूचना पट चाहिए, बड़े आकार वाले मुद्रित पुस्तकें चाहिए, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट ये सब चलेगा, लेकिन छोटी मुद्रा वाली कार्डशीट नहीं चलेगी, ठीक है। अगर नहीं शब्द दिया है, इसको ध्यान में आप लोग देंगे। बाल्यावस्था की अवधि में विकास, आगे लिखा है, में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होता है, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। इसे बाल्यावस्था की विकास में विकास क्या है दोस्तों, ये बहुस्तरीय होता है और मिश्रित होता है। जो बाल्यावस्था होती है इसका विकास जो है वो बहुस्तरीय होता है और मिश्रित होता है, इसमें सही पहचान नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, पठन व फल बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का परीक्षण करके। तो पठन बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है दोस्तों, उसमें पढ़ने लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करने से। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पढ़ने लिखने की कौशल को यही इसी से हम इनकी आंक सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करना, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम होती है, बाहरी प्रेरणा कम होती है, आंतरिक प्रेरणा बढ़ती हैं। तो ये जो है मित्रों, ये नकारात्मक प्रभाव है, ये बहुत ही नकारात्मक प्रभाव, तो नकारात्मक हम आंसर भी, क्योंकि बच्चों की अधिगम में भागीदारी के लगातार उन्हें पुरस्कार देना और दंड देना, ये जो है वो उनकी जिज्ञासा को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मित्रों। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है आप, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, बस एक क्वेश्चन और इसके बाद अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए को सहानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। बार बार याद करने के लिए यह सही सिद्धांत को बदल देना चाहिए। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए। तो हमने कहा कि जो भी नकारात्मक हैं पहले उसे हम जरूर से जरूर काट देंगे, ठीक है। इसमें आज जो हो जाएगा हमारा आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना,
समाज में चित्रित लिंग भूमि को प्रबल बनाना। तो यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों कि कक्षा में सभी लिंगों में की रूढ़वादिता को कम करने और उनके विस्तार को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली तरीका आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है दोस्तों, इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा कि एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, क्रियाकलाप के मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मित्रों। इसमें ऑप्शन नंबर बी सबसे सही है कि मिश्रित लिंग समूह बनाना, सभी बच्चों को एक साथ बैठाया जाए, उनसे विचार विमर्श करके उनको प्रोत्साहित किया जाए। इससे बच्चे क्या होगा, वो रूढ़वादिता खत्म हो सकती है। ठीक है, उनकी मानसिक जो है सोच वो बदल सकती है इससे। ठीक है, तो दोस्तों बस आज इतना ही। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक आप सभी अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।